नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में बढ़त दिखाई दे रही है। भले ही यूएस लॉ मेकर्स द्वारा डेट सीलिंग लिमिट बढ़ाने पर कंसेंसस तक पहुंचने में कुछ प्रगति के बावजूद ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स अस्थिर हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1% ऊपर $27,197 के स्तर पर दिखाई दी। ये सबसे पॉपुलर वर्चुअल करेंसी के दिन के दौरान $27,400 से ऊपर रही। लगभग 2 हफ्तों के लिए BTC $26,500 और $27,500 के बीच रेंज बाउंड रहा, क्योंकि इन्वेस्टर्स चल रहे क्रिप्टो रेगुलेटरी इश्यूज से परेशान हैं, जिन्होंने हाल ही में यूएस डेट सीलिंग, स्टेलमेट सहित मार्केट्स और मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से लिक्विडिटी छीन ली है। ईथर भी अपनी 2 हफ्ते की रेंज में बना रहा। 24 घंटे में 1.4% की बढ़त के साथ $1,850 पर ट्रेड करता नजर आया। ज्यादातर अन्य प्रमुख क्रिप्टोज पॉजिटिव टेरिटरी में थे, हालांकि ज्यादा नहीं। APT और SOL के साथ सोलाना और एप्टो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के नेटिव टोकन्स हाल ही में क्रमश 3.8% और 2.1% बढ़ रहे हैं। कॉइनडेस्क मार्केट इंडेक्स क्रिप्टो मार्केट्स परफॉर्मेंस का एक मेजर हाल ही में 1.1% बढ़ा। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.15% बढ़कर $1.14 ट्रिलियन हो गया। टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 22.92% बढ़कर $30.73 बिलियन हो गई। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.06 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 6.71% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की मात्रा अब $28.86 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 93.90% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.36% है। दिन में 0.05% की बढ़त भी दिखाई दी। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.59% बढ़कर 37,684 हो गया। टेक्नोलॉजी फोकस नैस्डैक कंपोजिट के 2023 के उच्च स्तर पर पहुंचने के एक दिन बाद 1.2% की गिरावट के साथ, और S&P 500 जिसमें एक हेफ्टी टेक कंपोनेंट है, और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1.1% और 0.6% की गिरावट के साथ डेट लिमिट की चिंताओं के बीच स्टॉक में गिरावट आई। 2 और 10 वर्षीय ट्रेजरीज पर यील्ड मार्च के बाद से अपने उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया। इसके बाद थोड़ा नीचे की ओर टिक गया। यूरोपियन कमीशन द्वारा क्रिप्टो पर पहले के सख्त रुख को मॉडरेट करने की इच्छा के बाद क्रिप्टो मार्केट को एक टफ स्टांस मिला और कमर्शियल लेंडर्स के लिए स्टेबल कॉइन्स और टोकनाइज्ड एसेट्स रखना आसान हो गया। एनालिस्ट की दिलचस्प टिप्पणियों से पता चलता है कि S&P 500 और बिटकॉइन के बीच कोरिलेशन अप्रैल से गिरकर -0.23 हो गया है। इन्फोसिस पहले ऑर्गेनाइजेशन के भीतर AI के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है, फिर लेसन्स ले रही है और क्लाइंट्स के लिए सॉल्यूशंस तैयार कर रही है। 23 मई को सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस ने टोपाज की घोषणा की, एक नया सॉल्यूशन जो डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनरेटिव AI को इंटीग्रेट करता है। इस तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी के बढ़ते महत्व को प्रदर्शित करता है। इन्फोसिस OpenAI के एक अर्ली डोनर ने कहा कि इसने AI फर्स्ट कोड के निर्माण के लिए अपने खुद के अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क का उपयोग किया, जिसमें 12,000 से अधिक यूज केसेस, 150 से अधिक प्री ट्रेन मॉडल्स और 10 से अधिक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। AI में कंपनी के प्रयास ऐसे समय में भी आए हैं जब अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख मार्केट में टेक्नोलॉजी की मांग धीमी हो रही है। एक नई AI फर्स्ट ऑफरिंग कंपनी को उन क्लाइंट्स के लिए अधिक कंपेलिंग पिच पेश करने में मदद कर सकती है, जो तकनीकी खर्चों के बारे में तेजी से सतर्क हो गए हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने इस साल की शुरुआत में मनी कंट्रोल को बताया कि भारत के AI फ्रेमवर्क में डूज एंड डोंट्स का एक डिफाइंड सेट होगा, जो कंज्यूमर हार्म को रोकने के साथ साथ इनोवेशन को बढ़ावा देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता बढ़ने के साथ भारत के नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के तहत फॉर्म 7 वर्किंग ग्रुप्स ने इकोनॉमिक टाइम्स को सूचित किया कि वे अगले 2 हफ्तों में AI को नियंत्रित करने वाले एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के प्रस्ताव प्रदान करने की उम्मीद करते हैं। प्राइमरी प्रोग्राम इंडिया AI ने AI के लिए डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क विकसित करने, डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क की स्थापना करने और AI के रेगुलेटरी इम्प्लीकेशन पर रिसर्च करने के लिए 7 वर्किंग ग्रुप्स पर आरोप लगाया। अधिकारी ने यह भी बताया कि 7 वर्किंग ग्रुप्स द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को एक में जोड़ा जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया जाएगा।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने TCS जेनरेटिव पेश किया है, जो एक एंटरप्राइज लेवल जेनरेटिव AI प्रोडक्ट है जो गूगल क्लाउड के कोलैबोरेशन से AI बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशंस प्रदान करता है। मार्च क्वार्टर में जेनरेटिव AI को इंटीग्रेट करने के लिए इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स की बढ़ती मांग के बारे में TCS COO N गणपति सुब्रमण्यम के बयान के बाद ये खबर आई। सॉल्यूशन विकसित करने के लिए TCS पायलट्स का संचालन कर रहा है और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करना चाहता है। एक कॉर्पोरेट रिलीज के अनुसार नई पेशकश गूगल क्लाउड के ज्यादातर जेनरेटिव AI प्रोडक्ट्स वर्टेक्स AI, जनरेटिव AI, एप्लीकेशन बिल्डर और मॉडल गार्डन के साथ साथ TCS's ओन सॉल्यूशन का उपयोग करेगी। TCS क्लाइंट स्पेसिफिक कंटेक्चुअल नॉलेज, अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजाइन थिंकिंग और एजाइल डेवलपमेंट टेक्निक्स का लाभ कस्टमर्स के लिए साथ जॉइंटली ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन सबसे प्रॉमिसिंग कॉन्सेप्ट को प्रोटोटाइप करने और तेजी से मूल्य के साथ फुल फ्लेज ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन बनाने के लिए उपयोग करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कोलैबोरेटिव रिसर्च न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, टोरंटो, एम्स्टर्डम और टोक्यो में कंपनी के को इनोवेशन हब्स में होगा, जहां क्लाइंट्स, एकेडमिक रिसर्चर्स और TCS के स्टार्टअप पार्टनर्स एक्सटेंडेड इनोवेशन इकोसिस्टम के साथ भी जुड़ सकते हैं। G7 गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के बाद जापान क्रिप्टो क्राइम से निपटने के लिए सख्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को लागू करने का इरादा रखता है। सख्त क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए जापान की रेपुटेशन के बावजूद क्रिमिनलिटी बढ़ रही है। हालांकि सरकार मजबूत AML लेजिस्लेशन से निपटने के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य इलिसिट एक्टिविटी से निपटने के लिए जापान की कैबिनेट 1 जून से ट्रैवल रेगुलेशन को लागू करने का इरादा रखती है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के दौरान रूल को अन्य पार्टी को कंज्यूमर इंफॉर्मेशन देने के लिए एक्सचेंजों की आवश्यकता होती है और ये कदम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा कहा गया था कि जापान के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन अपर्याप्त थे। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग पर वैश्विक निगरानी रखता है। लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने अपनी जागरूकता में सुधार करने और बड़े दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ऑडेशियस बिड में एक नया टीवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है। स्टार्टअप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता पैदा करने और अपने प्लेटफॉर्म में रुचि बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल मीडिया का उपयोग करने का इरादा रखता है। ये कदम तब आया जब कॉइनबेस अपने यूजर बेस को बढ़ाने और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है। इस रणनीतिक प्रयास के साथ कॉइनबेस न सिर्फ अपने खुद के प्लेयर में सुधार करना चाहता है, बल्कि डिजिटल करेंसीज के वाइडर यूसेज और एक्सेप्टेंस में भी योगदान देता है। टेलीविजन एडवर्टाइजिंग में कॉइनबेस का वेंचर ऐसे समय में आया है जब क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की क्रिटिसिज्म और रेगुलेटरी स्क्रूटिनी हो रही है। कॉइनबेस डिजिटल एसेट्स के बारे में एक सकारात्मक कथा को बढ़ावा देने और उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया तरीके से पेश करके उनके कथित खतरों के बारे में चिंताओं को दूर करने की उम्मीद करता है। संभावित यूजर्स में विश्वास पैदा करने और क्रिप्टो क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में उनके किसी भी भय को दूर करने के लक्ष्य के साथ टीवी कमर्शियल्स में कंप्लायंस, सिक्योरिटी और रेगुलेटरी एडहेरेंस के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर देने की उम्मीद है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार मेटा उन तरीकों की खोज कर रहा है जो मैजिक लीप नॉर्थ अमेरिका में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की पेशकश कर सकता है, ताकि मेन स्ट्रीम के AR प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर में मदद मिल सके। मैजिक लीप एक ऐसी कंपनी है जो यूनिक पार्ट्स जैसे लेंसेज और साथ में सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, जो मेटावर्स के लिए महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज है। नेगोशिएशन से जुड़े लोगों के अनुसार डील से कोई स्पेसिफिक जॉइंट मेटा मैजिक लीप हेडगियर आने की उम्मीद नहीं है। मैजिक लीप ने कहा कि बातचीत की पुष्टि किए बिना पार्टनरशिप मैजिक लीप के लिए बिजनेस की महत्वपूर्ण रेखा और बढ़ते अवसर बन रही थी। माना जाता है कि फ्लोरिडा में स्थित मैजिक लीप ने गूगल, क्वालकॉम और अलीबाबा जैसी कंपनियों में फंड रेजिंग राउंड्स में $3.5 बिलियन से अधिक जुटाए हैं। खबर आती है कि आईफोन मेकर एप्पल अपने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो सैकड़ों हजार ऐप्स तक पहुंच प्रदान करने की उम्मीद है। एक सेपरेट डेवलपमेंट में यूरोपियन यूनियन ने डेटा प्राइवेसी रूल्स का उल्लंघन करने के लिए मेटा पर $1.3 बिलियन का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया। फिलीपीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जेमिनाई के जेमिनाई डेरिवेटिव प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट के खिलाफ पब्लिक वार्निंग जारी की है। जेमिनाई डेरिवेटिव जो 1 मई 2023 को क्रिप्टो एक्सचेंज के नए फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ, जो अब यूजर्स के लिए अवेलेबल है। फिलीपीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपनी सिफारिश में दावा किया कि जेमिनाई के न्यूली एस्टैब्लिश्ड डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म के पास नेशन में ऑपरेट करने के लिए पूर्व रेगुलेटरी मंजूरी नहीं थी। 18 मई को देश के रेगुलेटरी वॉचडॉग ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को एक ऑफिशियल वार्निंग जारी की।
डेरिवेटिव को फिलीपीन कानून के तहत सिक्योरिटीज माना जाता है और फिलीपीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर होना चाहिए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने अपने बयान में कहा कि जेमिनी के पास देश में काम करने के लिए आवश्यक अथॉरिटी और लाइसेंस की कमी है। फिलीपीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी देश के सिक्योरिटी रेगुलेशन का उल्लंघन करने के लिए पेनल्टीज को रेखांकित किया। अथॉरिटीज के अनुसार देश में अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को बढ़ावा देने या बेचने वाले डीलर्स, ब्रोकर, सेल्स पीपल या एजेंट्स को 5 मिलियन पीसोस का जुर्माना देना पड़ता है। स्थिति से परिचित 3 सोर्सेस के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने 2020 और 2021 में इनकम के साथ यूजर फंड्स को मिक्स किया। वास्तव में एक्सचेंज ने पहले ही बी टोकन रिजर्व्स के साथ कंज्यूमर फंड्स को मिक्स करने की बात स्वीकार कर ली है। अमेरिका में स्थित एक क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक सिल्वरगेट बैंक के अकाउंट्स में हर रोज प्रैक्टिकली फंड्स मिक्स किए जाते थे। बाइनेंस के ग्रुप फाइनेंसेस के इंटीमेट नॉलेज वाले एक इनसाइडर के अनुसार पैसा कुल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का था। बाइनेंस ने यूएस बैंकिंग रेगुलेशंस का पालन नहीं किया, जिसके लिए उसे कंज्यूमर फंड्स को कंपनी के अकाउंट से अलग रखने की आवश्यकता होती है। कंज्यूमर फंड्स को कंपनी के रेवेन्यू से अलग करने के लिए इंटरनल प्रोसीजर्स का अभाव है। रॉयटर्स ने एग्जैक्ट फिगर्स या फ्रीक्वेंसी की पुष्टि नहीं की। हालांकि इसने 10 फरवरी 2021 को एक बैंक दस्तावेज की जांच की, जिसमें पता चला है कि बाइनेंस ने कस्टमर फंडेड अकाउंट से 15 मिलियन डॉलर्स के साथ 20 मिलियन डॉलर्स की बिजनेस कैश को मिला दिया। OKX दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक रजिस्टर्ड डिजिटल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर बनने के लिए फ्रांस में आवेदन किया है। OKX ने AMF और ACPR स्टैंडर्ड्स के अनुसार प्रस्तुत किया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने अपने यूरोपियन फुटप्रिंट को बढ़ाने के उद्देश्य से के हिस्से के रूप में अप्रैल में OKX फ्रांस को शामिल किया। AMF के साथ रजिस्टर करके OKX लोकल लेजिस्लेशन का अनुपालन करते हुए फ्रांस में कस्टमर्स को कई प्रकार के प्रोडक्ट और सर्विसेज की पेशकश करने में सक्षम होगा। OKX के ग्लोबल गवर्नमेंट रिलेशन के प्रमुख टिम ब्यून के अनुसार फ्रेंच DASP रूल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक क्लियर और सिक्योर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन कीजिए QR कोड को।